प्रकृति विषम समवेता और प्रकृति सम समवेता, ये जो सिद्धांत है बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी दुनिया के रोग हैं मुझे लगता है इसी के ऊपर डिपेंडेड है। जिसको ये सिद्धांत समझ में आता है, सिर्फ समझने से बात नहीं बनती, हर रोगी में, हर रोग में इस सिद्धांत को टटोलने का प्रयास करना ही चाहिए। तो जरूर जी करना चाहिए। प्रकृति विषम समवेत और प्रकृति सम समवेत। हाँ, प्रकृति सम समवेत। आपके पास चरक संहिता है, तो चरक संहिता का पहले वाला खंड, जो पहला वाला पाठ है, उसमें विमान स्थान अध्याय नंबर 1 निकालिए। सूत्र क्रमांक आप यहाँ निकाल सकते हो। वैसे तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पूरा रस विमानम अध्याय नंबर पहला वाला पूरा ही हमें पढ़ना पड़ेगा। सूत्र क्रमांक 4 से ही हम इसको लेकर के चलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे विमान स्थान पहले पढ़े बगैर ही आए हैं। आदरणीय बलवीर बोहरा जी, इन्होंने 2-3 रिक्वेस्ट किया इस टॉपिक के ऊपर, विकृति विषम समवेता। बलवीर जी आ गए आप? तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। निकालिए चरक संहिता विमान स्थान अध्याय नंबर 1। जो लोग हमारे क्लास ज्वाइन नहीं किए हुए हैं या जो लोग हमारे क्लास में नहीं आएंगे दोबारा भी, उनके लिए भी यह आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जो आयुर्वेद समझना चाहते हैं। निकाला आप लोगों ने चरक संहिता पूर्व खंड, यानी कि पहला वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, विमान स्थान अध्याय नंबर 1। पेज नंबर क्या है आपके इसमें? पेज नंबर तो आपके पास कौन सा बुक है वो देखना पड़ेगा ना। मेरे पास डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी वाला है। आप उसको देखिए, विमान स्थान निकालिए ना। मिला नहीं। विमान स्थान निकालिए, पहला खंड, पहला खंड के पहला खंड है ना, 2 पार्ट है ना, तो फर्स्ट पार्ट हाँ वाला मिल बुक गया सर, मिल गया सर। विमान स्थान 537 का पेज से फर्स्ट होता है। चैप्टर, विमान स्थान का पहला खंड। रस विमान अध्याय है सर, पहला चैप्टर। हाँ, रस विमान। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो रस प्रधानम आहार द्रव्यम, वीर्य प्रधानम औषधि द्रव्यम। तो ये जो प्रकृति सम समवेता और विकृति विषम समवाया, ये जो बात हम जो कर रहे हैं, इसका संबंध आहार रस के ऊपर अधिक है। हालांकि औषध भी रस प्रदान ही होते हैं। जैसे गिलोय है, कौन सा रस है? तिक्त रस है। जैसे आंवला है, तो लवण के अलावा बाकी रस है। तो उन रसों की यहाँ पर बात हो रही है, और रस ही सभी प्रकार के रोगों का उत्पादन का मूल आधार है। रस ही शरीर को संतुलित रखने का मूल आधार है, ये सब हम जानते हैं। दिनेश जी कह रहे आवाज नहीं आ रहा है, चक्कर क्या है? कोई है ऐसा जिस किसी और को भी नहीं आ रहा हो? दिनेश जी एक बार लेफ्ट होके फिर ज्वाइन कर ले। जिन लोगों के आवाज नहीं आ रहा है वो, हाँ जी, वो लोग एक बार दोबारा लेफ्ट हो जाए और दोबारा ज्वाइन करें। गुरुजी हमने ना वो लगा दिया, ईयरपॉड वो लगा दिए, तो उससे हाँ, सही हुआ थोड़ा। एयरफोन लगाइए, मेरे हिसाब से वो सही है। चलिए हाँ जरा उसी से सही होगा। हाँ, चलिए जरा मैं टॉपिक में अपनी बात रखना शुरू करता हूँ। एकदम ध्यान से सुनिएगा जरा। विमान स्थान अध्याय नंबर 1 आप लोगों ने देखा होगा। सूत्र क्रमांक सबसे पहले आप यहाँ पर ले लीजिएगा 4 में और कुछ नहीं है। रस जो है कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पहले किया।
क्योंकि अगर हम इस टॉपिक को ले रहे तो फिर पहले से ही लेंगे। तो क्या क्या रस है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये जो रस है हमारे शरीर को चलाता है। उचित मात्रा में अगर ये रस शरीर में जाता है तो यह रस अपने अपने दोषों के गुणों को वृद्धि करने का काम करता है ना? समान दोषों का वृद्धि करता है। ठीक है, अपने अपने जो रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, अपने अपने रसों का शरीर में वृद्धि करता है, निर्माण करता है। और वह रस, वह दोष, उन दोनों दोषों के गुणों का भी यह क्या करता है? निर्माण करता है। इसका मतलब क्या हो गया? यदि मैंने मधुर रस का सेवन किया तो शरीर में कफ का निर्माण करेगा। सिर्फ कफ का निर्माण नहीं करेगा, बल्कि मधुर, स्निग्ध, पिच्छिला, गुरु, ये सारे गुण का भी ये क्या करेगा? निर्माण करेगा, पोषण करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक रस शरीर के अंदर विद्यमान रसों का पोषण करता है। ये उस सूत्र से हमें पता चला। इससे हम फिलहाल इतना ही समझेंगे। ठीक है, अब 6 नंबर वाला सूत्र, तत्र दोषम एक एकम त्रयस्त्रयो रसा जनयन्ति। तत्र दोषम, इनमें से तीन तीन रस एक एक दोष को उत्पन्न करते हैं। तीन तीन रस एक एक दोष को उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से? जैसे वायु को, जो वात दोष है, कटु, तिक्त और कषाय, ये जो तीन रस है वह किसको उत्पन्न करता है? वायु को उत्पन्न करता है। ऐसे ही मधुर, अम्ल और लवण, यह उसी वायु को शांत भी करता है। ठीक है, इसको समझना होगा। फिर कटु, अम्ल और लवण, यह पित्त को उत्पन्न करते हैं। पित्त को उत्पन्न करते हैं, या कह सकते हैं यह रस पित्त को पोषण करते हैं। और ठीक है, समझ में आया? कटु, अम्ल और लवण यह पित्त दोष का निर्माण करते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं। सिर्फ पित्त का ही नहीं, बल्कि पित्त के उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, तीक्ष्ण, विस्तर, ये सभी जो गुण हैं, उन गुणों को क्या करता है? यह कटु, अम्ल, लवण, ये रस क्या करता है? उसको, सर रिकॉर्डिंग हो रही? हाँ हो रहा है, उसको यह निर्माण करता है। और कषाय, मधुर, तिक्त रस, कषाय रस मधुर और तिक्त, ये जो रस है उसी पित्त का क्या करता है? शमन करता है, ह्रास करता है, खत्म करता है, पित्त के प्रभाव को खत्म करता है। ऐसे ही मधुर, अम्ल, लवण, यह रस कफ का निर्माण करते हैं, और कटु, तिक्त, कषाय ये उस कफ को शांत करता है। तो हम लोगों ने सूत्र स्थान में एक शब्द पढ़े थे कि कोई भी गुण वाला जो पदार्थ है समान गुण की वृद्धि करता है और विपरीत गुण को डाउन करता है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैंने अगर एक चॉकलेट खाया तो हमारे शरीर के अंदर किसका निर्माण करेगा, किसका वृद्धि करेगा? मधुर, पिच्छिला, गुरु, शीत, स्निग्ध, इन गुणों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और किसके विपरीत काम करेगा? रुक्ष, उष्ण, इन गुणों का ये क्या करेगा? शमन करेगा, इनको ये डाउन करेगा। तो वही बात यहाँ हमने सीख ली। ठीक है, हमारा टॉपिक है प्रकृति सम समवेता और विकृति विषम समवाय। इसका मैं यहाँ पर अभी भूमिका बना रहा हूँ रसों के संदर्भ में। अभी आपको पता चला कौन सा रस वायु को बढ़ाता है, कौन सा वायु को कम करता है। ऐसे ही पित्त और कफ के बारे में भी हमने अभी यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, अब एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे अब सीधा ही
सूत्र क्रमांक 9 में आ जाइए जरा, सूत्र क्रमांक 9। अब ये इस टॉपिक का, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो प्रसंग है, उसका प्रमुख सूत्र है। इस सूत्र से यह शब्द उत्पत्ति हुआ है। इससे पहले हमें एक चीज यहाँ जानना होगा, प्रकृति सम समवेत। पहले चलो इसको हम देख लेते हैं। तत्र खलु अनेक रसेषु, आप देखिए जरा, उसको मैं पढ़ रहा हूं और हूबहू इसको, तत्र खलु अनेक रसेषु, यानी अब अनेक रसेषु, जैसे अभी हमने कहा कि फलाना फलाना रस जो है फलाने दोषों का वृद्धि करता है और विपरीत दोष का क्षय करता है, नाश करता है। यह एक सामान्य सी बात है। लेकिन अनेक रसेषु, क्योंकि एक आदमी एक समय में सिर्फ एक ही रस का सेवन करता होगा, ये तो संभव है नहीं। और दूसरी बात, प्रकृति भी अनेक रसों से एक द्रव्य का निर्माण कर रहा है। जैसे आंवला, आम्ल रस के अलावा बाकी सारे रस आंवले में है। मधुर, अम्ल, है ना, कटु, तिक्त, कषाय, ये 5 रस आंवले में है। यानी अगर मैं आंवला खा रहा हूं तो क्या क्या खा रहा हूं? बेसिकली मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। अब चूंकि आंवला अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है? वही शब्द खलु अनेक रसेषु। एकदम ध्यान से आप लोग बेशक चाहो तो अपने कैमरे को खोलिए, मैं पढ़ लूंगा, लवड़ नहीं है आंवले में। अब ये भी समझने वाली बात है कि भैया आंवला प्रकृति को ऐसा क्यों लगा कि इस पदार्थ में नमक नहीं डाला जाना चाहिए, ऐसा क्यों लगा? और अगर हम उस आंवले को नमक डाल करके खाएंगे कभी, तो क्या यह प्रकृति के उस व्यवस्था के विपरीत हम नहीं जा रहे? क्योंकि प्रकृति को ऐसा आखिर क्यों लगा कि वह उस आंवले में नमक नहीं दे रहा है और हम उसमें नमक क्यों डाल रहे? ये समझने वाली बात है। बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयों में हालांकि कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है कि वहां पर लवण डाला जा रहा है, लेकिन प्रकृति के नियमों से आबद्ध होकर के जरा हम अगर सोचते हैं तो यह बात क्या दिमाग में नहीं बैठेगा कि आंवले में यार प्रकृति ने तो डाला ही नहीं नमक, फिर हम कौन होते हैं उसमें नमक डाल के आंवला खाने वाले? प्रकृति ने क्यों नहीं डाला? कुछ तो कारण होगा उसके अंदर, कुछ तो चीजें ऐसा उसने डाला होगा। उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे, उस पॉइंट तक जाकर के आज हम उसको जानेंगे। तो अगर मैं कोई एक ही पदार्थ खा रहा हूं तो उसमें से मेरे शरीर के अंदर अनेक रस जा रहा है, ये फाइनल हो गया। तो वही बात, तत्र खलु अनेक रसेषु द्रव्येषु अनेक दोष आत्मकेषु च। वह एक पदार्थ में अनेक रस है और वह अनेक रस जब मेरे शरीर के अंदर जाएगा तो अनेक दोषों के गुणों को प्रभावित करने वाला होगा। होगा कि नहीं होगा? वही आंवला में मधुर रस है तो वो कफ का निर्माण करेगा, अम्ल है तो पित्त का निर्माण करेगा, कटु तिक्त कषाय है तो वह वायु का निर्माण करेगा। तो वही आंवला निर्माण के क्रम में कफ पित्त वात इन तीनों का निर्माण भी कर रहा है। और विपरीत गुणैर दोषै, मधुर रस है तो वायु का समन भी कर रहा है, वायु का समन कर रहा है। कटु तिक्त कषाय है तो कफ का समन भी कर रहा है। तिक्त रस है ना, कषाय रस है तो ये पित्त का समन भी कर रहा है। तो एक द्रव्य देखो शरीर के अंदर दोषों का निर्माण भी कर रहा है और लय भी कर रहा है, विनाश भी कर रहा है। इसी शब्द को ग्रंथकार, सूत्र को देखिए जरा, अनेक रसेषु द्रव्येषु अनेक दोषात्मकेषु च विकारेषु। अब
एक ही द्रव्य, अब वहां अभी तो हम यहाँ एक ही आंवले की चर्चा कर रहे, उस आंवले के साथ मैंने अगर दही खा लिया होगा, तो उस आंवले के साथ अगर मैंने दूध भी पी लिया होगा, तब तो दूध के अंदर भी तो कुछ गुण हैं जो मेरे शरीर के अंदर उन गुणों का ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और कुछ गुणों का क्या करेगा, ह्रास करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? इसी बात को जनाने के लिए, समझाने के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ध्यान से सुनने और समझने के लिए रखा गया है। देखो, विकारेषु रस दोष प्रभाव विकारेषु। अब एक समझने वाली बात है कि मैंने एक रस खाया और उस रस से मेरे शरीर में फलाने दोष का ह्रास किया, यानी दोष को बिगाड़ दिया। मान लीजिए कोई आदमी का शरीर दुर्बल था और उसने कच्चा आंवला खाया, उस आंवले में खट्टी अम्ल और कसाय रस ज्यादा होता है। मधुर में पका हुआ जो आंवला है उसमें मधुर रस ज्यादा होता है, मधुर और अम्ल, कसाय रस थोड़ा कम होता है, मधुर और अम्ल थोड़ा ज्यादा होता है। कच्चा आंवले में कसाय रस और अम्ल रस ज्यादा होता है, मधुर रस थोड़ा कम होता है। तो फाइनली अब यहाँ पर बात तो वही हो गया कि कौन सा पदार्थ खा रहे हो, उसका रस, किस वक्त का पदार्थ खा रहे हो, उस वक्त के रस का प्रभाव हमारे शरीर में स्थित दोष के, उनके गुणों के प्रभाव को प्रभावित करने वाला होगा। ये यहाँ तक समझ में आया आपको? यानी कि कोई भी आदमी अगर मेरे पास रोगी के रूप में रोगी आ रहा है, तो हमें क्या देखना होगा, इस आदमी ने क्या खाया है, क्योंकि रसों के अभ्यास से ही शरीर में दोषों का निर्माण होता है। जिस प्रकार से सूत्र स्थान में हम ये चर्चा करते हुए आए हैं, यमनस्सक्षु, हमारा जो मन है वो हमारे कल्पना से ही तैयार होता है, निरंतर तैयार होने वाली वस्तु है मन। उसी प्रकार से शरीरस्थ दोष भी निरंतर हमारे कुछ सोचने या बिल्कुल कुछ न सोचने, बहुत सारी चीजें खाने या बिल्कुल न खाने, इन आधार से दोष भी शरीर में तैयार होता है। एक आदमी कंटिन्यूसली दूध पीता रहेगा तो उस दूध में जो कफवर्धक गुण है उसकी वृद्धि होती रहेगी, और उसके विपरीत जो गुण है वायु को डाउन करने वाला, वो ह्रास होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। तब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर प्रकृति समवेत सिद्धांत, अब ये क्या चीज है, तो विकारेषु रस दोष प्रभाव। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में, ताकि आपके दिमाग के अंदर घुस जाए अपनी बातें, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी एक जो द्रव्य है, अभी मैंने आपको बताया द्रव्य, हम अक्सर जब द्रव्य गुण पढ़ते हैं जड़ी बूटियों के बारे में, तो क्या पढ़ते हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये 5 चीज हम ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन इन 5 के अलावा छठा चीज भी है, उसकी चर्चा ज्यादा हम करते नहीं है, और उसका नाम है विकृति समवेता। नोट करो, विकृति समवेता, ये क्या चीज है वो हम बाद में चर्चा करेंगे। हमने अगर आंवला खाया, रस क्या है पता है, गुण क्या है पता है, वीर्य क्या है पता है, विपाक क्या है पता है, उसका प्रभाव क्या है वह भी पता है, लेकिन विकृति समवेता क्या है, आंवले के अंदर नहीं है, वो आंवले के अंदर नहीं है। अब उसी चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकृति समवेता। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जब मिक्स हो जाता है, जब मिल जाता है, जैसे अभी हमने कहा बहुत सारी चीजें जब हम खाते हैं, उन बहुत सारी चीजों में जो रस है मिल जाता होगा। जैसे अभी हमने कहा कि आंवले में अगर लवण नहीं है तो भैया डालना किस बात के लिए, प्रकृति तो नहीं डाल रही है, फिर हम क्यों डाल रहे हैं उसमें? अगर हम डाल रहे हैं तो क्या डालने से वह लवण रस उस आंवले के प्रभाव में कहीं विकृति उत्पन्न तो नहीं करेगा? अगर करेगा तो शरीर के अंदर जो कुछ नुकसान होगा, उस नुकसान
को लेकर के जब वह पेशेंट मेरे पास आएगा, XYZ उसको कुछ भी हो गया और वो कंटिन्यूसली आंवले को नमक के साथ खा रहा था, प्रकृति ने नमक नहीं डाला और तुम डाल रहे हो, तो डाल करके खाने से जो तीसरा दिक्कतें वहां होगा शरीर के अंदर, नमक में लवण रस है, आंवले में अम्ल या कषाय है, उसमें नमक आपने डाला, उधर से अम्ल है, कषाय है, और इधर से लवण भी आपने डाल दिया जो उसके लिए जरूरी ही नहीं था। लवण के डालने से अम्ल और लवण मिलकर के तीसरा कुछ चीज तैयार हो सकता है। वो तीसरा क्या चीज है और वह शरीर को जाके अगर नुकसान करेगा तो फलाना नाम का रोग होगा। उस रोग को लेकर के वो मेरे पास आया। उस रोग की चिकित्सा करते वक्त हमें अगर ये मालूम न होगा कि भैया इस आदमी ने इस तरह से ये चीज के सेवन करने से जो तीसरा जो प्रभाव, जिसका नाम हमने क्या रखा, विकृति समवेत नाम का जो हमने यहाँ पर जो नाम रखा, वो विकृति समवेत वैसे ही तैयार हो गया और उसके वजह से उसको यह डिजीज हुआ और उससे यह परेशान है। मैं कुछ भी दवाई दे रहा हूँ ठीक नहीं हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि वह जो तीसरा जो कुछ तैयार हुआ है शरीर में, वह अनजान है, पता नहीं है क्या चीज है। तो फिर सम क्या है? जैसे सम है प्रकृति सम समवेत, इसका अर्थ होता है मैंने दूध में चीनी डाला। अब दूध कैसा है? मधुर। चीनी कैसा है? मधुर। दूध कैसा है? स्निग्ध। चीनी कैसा है? स्निग्ध। दोनों मीठा मीठा। इन दोनों का प्रभाव जब एक जगह इकट्ठे होकर के रहेगा तो दोनों का प्रभाव कैसा रहेगा? समान गुण वाला रहेगा, समान गुण वाला रहेगा। इन दोनों का रस समान गुण और समान प्रभाव वाला रहेगा तो शरीर में वह विकृति उत्पन्न करने वाला नहीं होगा। हाँ, दोषों के गुणों का वृद्धि करने वाला जरूर होगा। कोई आदमी को कफ था या डायबिटीज था, वो दूध में चीनी डाल करके पीता रहता था, उसको कफज प्रमेह हो गया। हमने पूछा भैया दिक्कत क्या क्या आपका आहार विहार? उसने कहा भैया हम तो रोज दूध में चीनी डालते हैं और उसको हम पीते हैं, उससे हमें अच्छा लगता है, अच्छी बात है। उसको हमने रोक दिया। रोकने से क्या हो जाएगा? कफ के विकास करने वाला, इसके गुणों के विकास करने वाला प्रकृति समवेत इस तरह के गुण से युक्त जो चीनी और दूध मिक्स करके पीना हमने बंद करा दिया। फलस्वरूप कफ के गुणों को वृद्धि करने वाला चीज, यह दोनों का प्रकृति एक समान है, ये कोई नुकसानदायक नहीं है। हाँ, दोषों को बढ़ाएगा, ये दोषों को बढ़ाएगा, लेकिन इस टॉपिक का महत्व यहां तक सीमित नहीं है। सूत्र क्रमांक 10 है समस्या का कारण। न तो एवं खलु सर्वत्र, लेकिन यह नियम हमेशा हर जगह लागू नहीं होने वाला। जैसे चीनी दूध में डाला, वह भी मधुर, वह भी मधुर, वह भी पिछिल, वह भी पिछिल, वह भी शीत, वह भी शीत, दोनों समान थे, समान गुण वाले थे, समान रस वाले थे, समान वीर्य वाले थे, समान विपाक वाले थे, समान प्रभाव वाले थे, समान समान वाले थे। हो गया काम, कोई दिक्कत ही नहीं है। न तो एवं खलु सर्वत्र, यह नियम भैया हर जगह यूज थोड़ी होगा, लागू थोड़ी होगा। दुनिया में सारे उल्टे पुल्टे करने वाले लोग भी हैं, तो समान गुण वाले ही गुण से युक्त पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे और समान दोषों का वृद्धि करेंगे, ये जरूरी नहीं होता। कोई दोष अगर बिगड़ता है तो विकृति विषम समवाय इन सिद्धांत के आधार पर भी बिगड़ सकता है। समान गुण से वृद्धि होने पर दोष जो बिगड़ जाता है उसको तो ठीक करना बड़ा सहज है। जैसे आजकल होता है, क्या हो गया जी, फलाना हो गया, चलो ये दवाई खाओ, क्या हो गया, कफ बढ़ गया। अच्छा, कफ जो है दूध से बढ़ता है, चीनी से बढ़ता है, मधुर रस से बढ़ता है। क्या क्या खाते पीते हो भैया? चावल खाते, चीनी डाल करके दूध पीते हैं, दही खाते हैं। अच्छा, उन सबको बंद कर दो। समान द्रव्य, उसमें स्थित समान गुण, समान
दोष के समान गुणों को बढ़ाता है। ये सामान्य सी बात है। इस तरह के बहुत सारे रोगी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन विकृति क्या है? न तो एवं खलु सर्वत्र, भैया हमेशा हर जगह ऐसा होता नहीं है। नहीं विकृति विषम समवेतानाम नानात्मकानाम परस्परेण च उपहतानाम अन्यस्स विकल्पनै विकल्पित विकल्पितानाम अवयव प्रभाव अनुमानेन एव समुदाय प्रभावतत्व मध्यवसातुम शक्यम। अब ये बवंडर है। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। नहीं विकृति विषम समवेतानाम, क्योंकि विकृति रूप में मिले हुए, विकृति रूप में मिले हुए, विकृति रूप में मिले हुए का मतलब क्या है? मैंने जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे दूध में मैंने कोई अम्ल डाल दिया, खट्टी चीजें डाल दिया, किलाट बन गया यानी पनीर बन गया। अब दूध के रसगुण वीर्य विपाक के विपरीत कर्म हमने वहां कर दिया। अब उस पनीर में दूध का भी गुण है और अम्ल रस का भी गुण है, दोनों का गुण है। अब दोनों के गुणों के प्रभाव से तैयार वह पनीर का सेवन जब कोई भी व्यक्ति करता है, क्योंकि यह विकृति हुई है, नानात्मक गलत तरीका से तैयार हुआ है, वो विकृत रसों के संयोग से पदार्थ का निर्माण हुआ है। स्वादिष्ट होगा, लेकिन रसों के तारतम्य से दोनों आपस में मिल नहीं रहा है। और वह चीज जब हम शरीर के अंदर खाते हैं, अंदर जब हम उसको लेके जाते हैं, तो जिस प्रकार से, एक उदाहरण है कि जिस प्रकार से सोडियम, सोडियम आप लोगों को पता है, जिस प्रकार से सोडियम एक जगह है, पानी दूसरी जगह है, सोडियम भी अभी शांत है, पानी भी अभी शांत है, जब दोनों को एक जगह मिलाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, धमाका होता है। ये धमाका तीसरा चीज कहां से आ गया? पानी अपने स्वभाव में सही है, सोडियम अपने स्वभाव में सही है, दोनों जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है? समुदाय प्रभावतत्वम, दोनों के विपरीत कर्म के वजह से, व्यवहार के वजह से जब एक जगह में दोनों को रखा गया, उससे बहुत सारे दोनों के आपसी रसों में हलचल हुआ। विजय लक्ष्मी जी, आप जरा सुन नहीं रहे, आप, मुझे लगता है आपका ध्यान वहीं अटका पड़ा हुआ है। विमान स्थान अध्याय नंबर 1। सोडियम में जो रस है, उन रसों का अपना स्वभाव और गुण है। पानी में जो रस है, उनका अपना स्वभाव है और गुण है। दोनों को इकट्ठे लगाने से ब्लास्ट हो गया। इससे जब तक हम उसको दोनों को इकट्ठे नहीं करते तो ब्लास्ट होने का कोई संभावना नहीं था। इसका मतलब ये है कि ब्लास्ट होने से, वो ब्लास्ट जो हुआ वो तीसरा गुण निकला। पानी में वो गुण था नहीं ब्लास्ट होने वाला, और ना सोडियम में ब्लास्ट होने वाली कोई गुण है। अकेला सोडियम एक जगह पड़ा रहेगा, कोई ऐसे ब्लास्ट होने वाली उसमें कोई गुण निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है, नहीं विकृति विषम समवेतानाम नानात्मकानाम परस्परेण च उपहतानाम अन्यस्स विकल्पन। अन्यस्स विकल्प का मतलब होता है दूध में पानी में पानी है, सोडियम में सोडियम है, दोनों का अपना अपना स्वभाव अपने स्थान में बड़े मस्त है, लेकिन दोनों जब मिक्स हो गया तो अन्य विकल्प एक और चीज उत्पन्न हुआ जो ब्लास्ट हो गया। यानी पानी के अंदर कुछ गुण सोडियम के अंदर स्थित कुछ गुणों के साथ तारतम्य नहीं बैठ रहा है, मिल नहीं रहा है। वो कहता है यार पता नहीं क्या आ गया, मुझे क्या पसंद नहीं है। आज के जमाने में जो लोग ये टीका लगाते हैं, छोटे बच्चों को कई सारे टीका लगा दिया, कोविड के बीच में कई सारे टीका लगा दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसमें भी विकृति विषम समवाय गुणों का प्रभाव होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। किसी भी
वायरल का जो एंटी गुण है, जिन्हें हम वैक्सीन बोल सकते हैं, वह वैक्सीन जब हम लगाते हैं, लेकिन किसी आदमी को कोविड अभी हुआ ही नहीं है, पहले ऐसा किया ना गवर्नमेंट ने, अरे भैया कोविड नहीं हुआ है तो भी आप वैक्सीन लगाओ, क्यों? क्योंकि कभी भी जब कभी होगा तो ये जो वैक्सीन है वो अपने प्रभाव से उसको डिस्ट्रॉय करेगा। यानी अब देखो, जब तक कोविड नहीं होगा, कोविड जब तक उसके शरीर में नहीं होगा, वह वैक्सीन शरीर के किसी एक कोने में रह करके प्रतीक्षा करता रहेगा कि कब आएगा और मैं ब्लास्ट हो जाऊं, कब आएगा और मैं अपना काम शुरू करूं। इसका मतलब है उसके अंदर एक चेतना तो है। चेतना क्या है? वो आएगा और मैं डिस्ट्रॉय करूं। इसका कोई अता पता है नहीं कि वह चेतना स्वरूप वह वैक्सीन जो शरीर के अंदर गया है वो कभी विकृत हो ही ना। क्योंकि एक सामान्य घर का कुत्ता पहले तो बड़ा अपने मालिक के पैर को चाटता, पूंछ को हिलाता, जब वो सही तरीका से रहता, लेकिन जैसे ही किन्हीं कारणों से पागल हो जाए तो वही पैर को काटता है और पूंछ को नीचे की ओर दबाता है, मालिक को ही पहचानना बंद कर देता है। तो क्या ये, अगर प्रकृति का नियम ऐसा है तो उसे प्रकृति से आबद्ध हुआ वह वैक्सीन जो शरीर के अंदर गया, उसमें ऐसी विकृति होना संभव नहीं है क्या? डेफिनेटली संभव है। और जब वो अंदर रहेगा तो पागल कुत्ते की तरह शरीर के अंदर हरकत नहीं कर सकता। इसका कोई गारंटी किसी साइंटिस्ट के पास है कि कोई ये कह सकता है कि भाई ये जो वैक्सीन, उसको जब तक कोविड नहीं है तब तक तो पड़ा ही रहेगा। कुछ साइंटिस्ट का कहना है 20-25 साल तक भी वह इंजेक्शन का असर शरीर में रहता है। 20-25 साल तक अगर रहेगा, या कुछ वैक्सीन तो ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत रहता है कि नहीं रहता। बचपन में जो टीबी के बहुत सारी इस तरह के टीका जो बच्चों को लगाया जाता है, जीवन पर्यंत इसको वो डिजीज ना हो इस हेतु से लगाया जाता है। अब हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे बहुत सारे रक्षात्मक WBC जिन्हें हम बोलते हैं, उसका काम भी तो वही है। इस तरह की चीजें आएगा उसको डिस्ट्रॉय करने वाला कौन है? WBC। और सेम उसी का ही जैसे काम करने वाला ये टीका है। अब देखो, दोनों एक ही प्रकार के काम करने वाले एक शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। एक तरफ से WBC है, दूसरी तरफ से हमने जबरदस्ती कृत्रिम एक वैक्सीन को डाल दिया। दोनों का कर्म एक है, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। दोनों अलग अलग पद्धति से तैयार हुए हैं। एक को इंसान ने बनाया है, एक को नेचर ने तैयार किया हुआ है। दोनों का नेचर अलग है कि नहीं? अब ये कोई कह नहीं सकता कि यह जो वैक्सीन और हमारे शरीर के अंदर का WBC जो उस चीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, इन दोनों का आपसी तालमेल होगा कि नहीं होगा, किस स्वरूप से होगा? अगर तालमेल सही नहीं होगा तो ये संभव नहीं है क्या कि वो WBC उसके ऊपर अटैक करे, या वो जो चीज है, वो जो वैक्सीन है, वो WBC के ऊपर अटैक करे। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज हम कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या है? शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्तियां, शरीर के अंदर इस तरह की जो शक्तियां हैं जो शरीर का संरक्षण कर सकता होगा, वह हमारे अच्छे टिश्यूज को, हमारे अच्छी चीजों को ही डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। यानी वो क्या हो गए? उस तरह से पागल हो गया वो। तो इसी को भी हम विकृति विषम समवाय, यह सिद्धांत, पानी में सोडियम डाल दिया, दोनों पागल हो गए, पानी को पता नहीं है कि यार ये क्या चीज आ गया, इसके साथ तुलनात्मक क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से उस पदार्थ में अब क्या तीसरा क्या स्वरूप, उसका स्वभाव, उसके रस गुण वीर्य विपाक किस तरह से तैयार होगा, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। इसीलिए पनीर खाने से शरीर में रक्त दूषित करता है, त्वचा से संबंधित विकृति, कुष्ठ नाम का जो रोग है उसमें बताया है, पांडु नाम का जो रोग है उसमें बताया है, विसर्प नाम का जो रोग है उसमें भी किलाट यानी पनीर को दुष्ट आहार बताया है। ऐसे बहुत सारे दुष्ट आहार के बारे में बताया है। तो वो क्या है? विकृति विषम समवाय, एक रस दूसरे रस के साथ मिल करके विकृत अवस्था में मिल करके शरीर के अंदर बहुत सारे रस, बहुत सारे गुण, बहुत सारे वीर्य, नानात्मक स्वभाव में शरीर के अंदर रह करके क्या क्या गुल खिलाएंगे
और क्या क्या विकृति उत्पन्न करेंगे और उत्पन्न वह विकृति किस स्वरूप में हमारे सामने आएगा और उसकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए, इसी बात का विश्लेषण विकृति विषम समवाय इस सिद्धांत से हम समझते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए सत्येंद्र जी के पास या सुनील जी के पास एक पेशेंट आया और उसको फलाना कोई एक डिजीज है, तब हमें क्या सोचना होगा, क्या ये प्रकृति सम समवाय इस सिद्धांत के हिसाब से तैयार हुआ है या विकृति विषम समवाय इस सिद्धांत के हिसाब से शुरू हुआ है। क्या इस आदमी ने जो सेवन किया है, जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि कोविड का उसने इंजेक्शन लगाया, उसके वजह से उसको पैरालिसिस हो रहा है, उसके वजह से उसको ब्रेन एट्रोफी हो रहा है, उसके वजह से उसको एपिलेप्सी हो रहा है, उसके वजह से उसको पंडु हो रहा है, उसके वजह से उसको फीवर टाइफाइड वगैरह हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कितनी कितनी सारी समस्याएं बताया गया। क्योंकि वह जो वैक्सीन है वो हमारे शरीर के अंदर किस तरह से एडजस्ट हुआ, कितना एडजस्ट हो सकता था, डब्ल्यूबीसी के साथ उसका क्या तारतम्य रह सकता था। भाई कोविड तो है नहीं, फिर भी अंदर पड़ा हुआ है वो, और उसके ऊपर कोई ज्यादा इतना रिसर्च भी हुआ नहीं है। कोविड शुरू हुआ, अंधाधुंध दुनिया में लोग बहुत सारे मरे जा रहे, साइंटिस्ट वाले भी देख रहे यार क्या ही होगा, अब कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने अंधाधुंध में कुछ निकाला, भैया बेचारे करे, वो भी तो करे क्या, गवर्नमेंट का प्रेशर, दुनियादारियों का प्रेशर, सब लोग उसके एक तक निगाह से देख रहे कि भैया अरे तुम इतने बड़े खर्चा करके बैठे हुए और तुम कर कुछ नहीं रहे हो, कैसे हो, इतने बड़े बड़े चीजें बना करके बैठे हुए हो। तो उन्होंने तो कुछ तो करना ही था। लेकिन बहुत सारे, ये जो विश्वरूप चौधरी आप लोग जानते, उन्होंने बड़े ही जोर शोर तरीका से उस समय इसका विरोध किया था, और वो जो विरोध जो कर रहे थे वो भी ये विकृति विषम समवाय सिद्धांत के आधार पर वो इसका विरोध कर रहे थे। क्योंकि वो जिस तरह से निर्माण हुआ है, जितने क्विकली वो सारी चीजें हो रहा था, बनाया जा रहा था और बांटे जा रहे थे, तो हमारे शरीर में उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। क्योंकि एंटीबॉडी तो हमारे बॉडी में भी है ही, जब है बाहर से हम डाल रहे हैं तो दोनों का आपसी तालमेल, मतलब यहाँ तक कोई सोचता नहीं है वो अलग बात है, यहाँ तक तो सिर्फ आयुर्वेद ही सोचता है इस तरह से। देखो क्या क्या सोच रहा है, समुदाय प्रभाव तत्व मध्यवसातुम सत्यम। समुदाय प्रभाव, एक रस अनेक विपरीत गुण वाले रसों के साथ शरीर के अंदर मिल करके सामुदायिक रूप से क्या कुछ नेगेटिव कर्म कर सकता है वो, और उससे क्या चीज हो सकता है। जब हम गुल्म पढ़ते हैं तो गुल्म में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि यह जो गुल्म है, यह जो अपस्मार है, यह जो पांडु है, यह जो ग्रहणी रोग है, इसका मूल आधार क्या है, कुछ तो जो समझ में आए उसकी चिकित्सा किया, रोगी ठीक हो गया। वो तो प्रकृति समवेत इस आधार पर हो गया, दोषों के विपरीत चिकित्सा के ठीक हो गया। लेकिन विकृत अवस्था में उसका निर्माण हुआ है, तो जो तीसरा, जैसे सोडियम और पानी डाला ब्लास्ट हो गया, तीसरा चीज निकला, क्या निकला, कैसे निकला, किस चीज से निकला, और उसकी क्या चिकित्सा होनी चाहिए, क्या चिकित्सा होनी चाहिए। मेरे समझ में तो एक ही चीज आता है, और वो है यह जो तीसरा चीज जो निकलता है वह एक प्रकार का विष है। क्या है, विष है। अगर हमें ऐसा लगता है तो वह जस्ट विष है, और उसमें हमें विषज्ञ ही चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस शब्द को यहाँ हमने जो चर्चा किया, इसका एक आधार यह है कि भैया कोई भी रोगी आते हैं, उसको कोई भी रोग हुआ है, उस रोग होने के पीछे का एक बड़ा आधार ये भी हो सकता है कि उसने जो कुछ भी खाया, बहुत सारी चीजें, वो शरीर के अंदर जा करके आपसी जो उसका तालमेल में जो गड़बड़ी हुई, और उससे जो तीसरा कुछ चीज जो निकला, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने विकृति समवेता एक नाम दिया, वो विकृति के स्वरूप में जो चीज तैयार हो गया, वह चीज उसके शरीर को बिगाड़ रहा है। उसका उसकी पहचान करना है और उसका उचित चिकित्सा करना है, यही इस अध्याय का मूल आधार है। इस शब्द का भी विकृति विषम समवाय, इस शब्द का भी यही इसका मूल आधार है। समझ में आया आप लोगों को, किसको समझ में आया बताइए। कुल मिला करके अगर मैं पनीर खाऊंगा तो पनीर शरीर के अंदर क्या गड़बड़ी, बलवीर जी आपका क्वेश्चन था, आपको समझ में आया ये।
हाँ गुरुजी, आया आया। क्या समझ में आया बताइए? क्योंकि आप ही को आपने ही तो ये कि किया था। हाँ जी, जैसे कभी भी दो या दो से ज्यादा द्रव्य इकट्ठे मिलाए जाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि उनके जो स्वाभाविक गुण है, रस, वीर्य, विपाक इत्यादि जो प्रभाव है, तो इनका इफेक्ट यही हो। उनसे कोई तीसरा भी जो आकस्मिक जन्म लेता है, जिसकी हाँ कल्पना नहीं की जा सकती है, उसको बोलेंगे हम विकृति विषम हाँ, समवेत। जैसे बिल्कुल आपने दूध बिल्कुल और सही। मछली, हम्म, दोनों अब का वो तीसरा गुण। जो निकलेगा वो क्या है, इसको जानना बहुत कठिन है। वो क्या है, इसको जानना कठिन है, लेकिन कुछ हिंट तो मिलेगा ही। जैसे कोविड के इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ ना कुछ हो रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि शरीर के अंदर कोई जहर तैयार हो गया, क्या है। जैसे एपिलेप्सी के केस में भी कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को अचानक दौरा आता है और अचानक ठीक हो जाता है। तो उस अवस्था को हमने एक ये विश्लेषण किया था कि भैया इसके लीवर से कुछ एंजाइम निकलता है और उसका संबंध उसके पूर्व जन्मान कृतम पापम व्याधि रूपेण दृश्यते। हाँ, जैसे सिंपल सी बात है, सोडियम और पानी दोनों डाला तो ब्लास्ट हो गया। और वो जो ब्लास्ट जो हो गया वो तीसरा पदार्थ है या तीसरा उसकी कर्म है, विकृति भी समय है ये। वो ब्लास्ट कैसे हो गया? पानी में भी ब्लास्ट का कोई गुण नहीं है, सोडियम में भी ब्लास्ट का कोई गुण नहीं है, दोनों मिला तो ब्लास्ट हो गया। हमारे शरीर गुरुजी, के अंदर भी ऐसा ही होता है। हम बहुत सारे ऐसे चीजें खा लेते हैं, उनमें से कुछ कुछ चीजें आपस में मिल करके विकृति विषम उत्पन्न कर देता है और वह रोग का कारक बन जाता है। और उसकी चिकित्सा करने के लिए हमें क्या करना होगा? विषग्न चिकित्सा करना होगा। बलवीर जी बताइए। गुरुजी, जैसे द्रव्य में हम आज तक देखते थे 5 चीजें, तो ये विकृति विषम समूह है, तो इनसे हटके ही हो गया ना, ये हाँ, कोई ये अलग हटके हो गया। चीज। अब इसका कोई पहले से डिसाइड नहीं होता, क्योंकि जब तक आप सोडियम में पानी नहीं डालोगे तब तक वो तीसरा ब्लास्ट निकलेगा ही नहीं। वो तो डालने से ब्लास्ट हो रहा है। जब तक पानी है तब तक तो हम उस अवस्था का हम वहाँ कल्पना ही नहीं करेंगे कि भैया कभी ये ब्लास्ट भी होगा। वो डालने से ही ना होगा। क्यों डालोगे? हम तो यही कहेंगे कि भैया पनीर खाना भी क्यों है? क्योंकि पनीर में दूध और अम्ल रस दोनों मिल करके पनीर बना है। वो पनीर एक तरह का जहर है और उसको अगर हम खा रहे हैं तो वो पनीर शरीर के अंदर क्या विकृति, क्या गुल खिलाएगा, ये कोई कह नहीं सकता। इसका फिर क्या करे फिर ऐसे अवस्था में? तो करे ये कि इस तरह के जो कुछ भी आहार खाया जा रहा है उसका विश्लेषण करना है, सोचना है कौन कौन सा रस। आधुनिक चिकित्सा में इसी को फूड पॉइजनिंग वगैरह कहते होंगे गुरुजी। फूड पॉइजनिंग, हाँ फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग हो गया। लेकिन लेकिन गुरुजी, मतलब फूड पॉइजनिंग इस बीमारी के आगे तो बहुत छोटा शब्द होगा। नहीं, छोटा क्यों है? फूड पॉइजनिंग से भी तो बहुत बड़े बड़े रोग होते। फूड पॉइजनिंग से भी तो बड़े बड़े इंसान मर नहीं जाता। फूड पॉइजनिंग क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग मर तो जाता है गुरुजी। तो कोई मरना कोई सामान्य रोग थोड़ी है। जो ये नहीं, चर्चा हो रहा है, बलवीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, फूड पॉइजन ही है। लेकिन अब वो छोटे बड़े शरीर के किस स्वरूप में, किस रस में, वो कहाँ जा करके ये विकृति विषम हो रहा है, वो बात है। हालांकि रस का संबंध तो दोष तक ज्यादातर होता है। रस का संबंध दोषों तक होता है, अवस्था पाक तक होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय अवस्था पाक तक होता है। जैसे 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 गुरुजी, एक मेरे पास एक गुजरात से एक लड़की आई थी। वो मतलब एक टाइम के खाने में तो पनीर उसको, वो हॉस्टल में रहती है, एक टाइम के खाने में तो पनीर मिलता ही मिलता है। हम्म, और उसकी वजह से उनके हॉस्टल में 90% बच्चों को सफेद दाग की शिकायत है। हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस तरह के विकृति विषम से ज्यादातर त्वचा रोग होने का डर होता है, तो रक्त हाँ जी, कुष्ठ हो जाता है उससे। वो इसीलिए मैं कह रहा था कि मतलब इसमें फूड पॉइजनिंग तो मतलब शायद उसमें हम यूज कर सकते हैं। फूड पॉइजन तो
एक शब्द हो गया ना फूड पॉइजन है क्या करके। हाँ, मतलब एक डिजीज है, हम कह सकते हैं कि एक हाँ। वो एक ये वो एलोपैथ है। का शब्द हाँ, है फूड पॉइजन होना। हम हाँ, आयुर्वेद में उसको कहेंगे विकृत विषम, ये हम कह सकते हैं। हाँ, फूड पॉइजन को अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि भैया फूड पॉइजन इज इक्वल टू विकृति विषम समवेता। हाँ, शब्द मतलब की बात है, आयुर्वेद उसको विकृति यही मानता है। विकृति विषम संवेद एक पेड़ है एंड उसके ऊपर फल लगा है फूड पॉइजनिंग। हाँ, ये भी कह सकते हैं, सही बात है। या ये है कि किस